बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी हुई है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी एक दफा फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भिजवा दी है। पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत में 56 रुपए 46 पैसे बढ़ाने की तजवीज है। अब आप सोचिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कहां तक चली जाएगी। आगाज में इस बात से इसलिए कर रहा हूं कि यह सब कुछ जुड़ा हुआ है ईरान के हालात से, आबना हुर्मुज से। वहां पर अभी तक जहाजों की आमदोरफ्त आसान नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त शौक में है। जंग थमी हुई है, खत्म नहीं हुई। अभी भी लेबनान पर कहीं हमला रिपोर्ट हो जाता है, कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमला रिपोर्ट हो रहा है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। सोचा जा रहा था कि ट्रंप चीन के दौरे से पहले ही मामला को समेट लेंगे। अच्छा नहीं, तो चीन जा रहे हैं, वहां पर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का कि आबना हुर्मुज खुलवाने पर चीन भी राजी है, लेकिन किस तरह से आबना हुर्मुज खुलेगी। उनके वजीर खारजा कहते हैं कि हमें चीन की जरूरत ही नहीं है। तो ये हालात कब तक ऐसे रह सकते हैं? क्या होगा? क्या इसी तरह और कई महीने गुजर जाएंगे और दुनिया इसी तरह चलती रहेगी? जो शौक है इसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। मेरे साथ हैं आंजा साकिब साहिबा और शाजी चीमा साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाजी साहिबा, क्या नजर आ रहा है कि ये हालात अब इसी तरह चलेंगे? इज इट न्यू नॉर्मल अब? अगर हालात से आपकी मुराद है स्टेट ऑफ हुर्मुज का बंद होना, तो नहीं, हमेशा के लिए तो बंद नहीं हो सकती। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जरूर है कि उसका ऑपरेशनलाइज होना जो है वो वैसा नहीं रहेगा जैसे कि वो पहले था, जिसपे वेस्ट की मोनोपोली थी। वो नहीं होगा, वो नॉर्मलाइज हो चुका हुआ है। और जिसमें चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल उनकी इसके अंदर एग्रीमेंट शामिल है कि इसको इधर कोई कंसोर्शियम या सिंडिकेट बना के ऑपरेशनलाइज करा जाएगा। ऑपरेशनलाइज से मेरी मुराद है इसका सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट होगा, और उसके अंदर ईरान और ओमान का बहुत कलीदी किरदार होगा, या फिर ये ओमान और ईरान जिनका टेरिटोरियल क्लेम है उसके साथ ही करेंगे। लेकिन चीजें ये थोड़ी सी स्लो अनफोल्ड होंगी, और स्लो इसलिए होंगी कि एकदम से ये बता देना जो है वो भी ये जाहिर करेगा कि क्या पोजीशन है और किस पोजीशन पे कैसे खेला जा सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिन पे ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का स्टांस ले रहा है, लेकिन वो उसके लिए ऐसी है नहीं, मेरी रीडिंग है। जैसे यूरेनियम का इनरिच होना या रोल बैक करने पे वो बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल आपका था कि नॉर्मलाइज स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो है वो कैसे चलेगा, इसका सिस्टम ये नॉर्मलाइज हो चुका है। बाकी वाटरवेज जो है उनका बंद होना तो नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। अच्छा, वो आगे बढ़ेगा। आंजा साहिबा, चीन के दौरे से भी कुछ तवक्कुआत थी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यकीन बात तो इस पर हुई है, लेकिन कोई बात बन नहीं सकी, कोई बड़ी पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ सकी। इससे बराह रास्त हम सब मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये इंटरनेशनल ऐसा मामला है, वरना तो होता है इंटरनेशनल स्टोरीज हमारे यहाँ एंड पर होती हैं। ये वो स्टोरी है जिससे हम बराह रास्त हिट हो रहे हैं। तो उम्मीद तो थी शायद चीन में कुछ ऐसी बात हो जाए। जी 100%। ये जो जनरल पब्लिक है उसकी यही राय थी कि ट्रंप चीन जाएंगे और फिर कोई मैजिक वॉन्ड होगी और फिर हम बस पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ग्रेट शो ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये तो रियलाइज कर लिया है कि चाइना कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रिसेंट विजिट है चाइना में, एक और मेजर डायमेंशन हमें दिखाता है ईरान इशू की। अब यूनाइटेड स्टेट्स को, जैसे मैंने कहा, ये तो समझ में आ गई है कि चाइना को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी तरह कोई भी सीरियस इरानियन सेटलमेंट का जो इशू है उसके अंदर भी एक बड़ा मतलब अहम पहलू इस चीज का आता है कि बीजिंग जो है वो ईरान की बिगेस्ट इकोनॉमिक लाइफलाइन है और एक मेजर बायर भी है इरानियन ऑयल का, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई इफेक्ट हुआ है। फिर ये भी कि चाइना को रीजनल स्टेबिलिटी भी चाहिए, बिकॉज कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है अगर गल्फ में, वो थ्रेटन करता है अगेन चीन की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स जितने भी हैं। अब इससे ये भी हमें वाजे होता है कि ईरान का जो इशू है वो इंक्रीजिंगली लिंक हो रहा है ब्रॉडर यूएस चाइना का जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर। अब डिस्पाइट के हिस्टोरिकली राइवलरी रही थी वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, फिर भी दोनों साइड्स ने कॉमन इंटरेस्ट जो उनको नजर आ गया है कि एक मेजर रीजनल वॉर वो प्रिवेंट करना चाहते हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी डैमेज हो, ऑयल मार्केट्स फर्दर डिस्टर्ब हो और कोई भी मेरी टाइम डिस्टेबलाइजेशन आए, जिस तरह के हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखा है। लेकिन यहाँ पे हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप
भी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहेंगे। यानी कि ये बात आप देखें बयानिए के लिए कैसे साउंड करती है कि जो पीस एग्रीमेंट पहले साइन नहीं हो चुका, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक डेलीगेशन गई चीन और वहां से आते ही फौरी तौर पे एक पीस एग्रीमेंट साइन हो जाती है। तो इससे एक ये भी मैसेज जाता है कि क्या चाइना की तरफ से कोई प्रेशर था जिस प्रेशर के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ गए। मेरी जाती राय ये है। सो आई थिंक कि वो एक दुनिया को भी जो अपना बयानिया दिखाना चाहते हैं वो ये कि मैं किसी के जीत दबाव में नहीं आता। तो आई थिंक इसीलिए ये जो चीन वाला मामला है ये एक्चुअली मल्टी स्टेज्ड अप्रोच ही रहेगी। डेफिनेटली एक चीज तो वाजे होती है कि इंक्रीजिंगली डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है चाइना, रशिया और दूसरे रीजनल डिप्लोमेसी का जो थिएटर है उसके अंदर, रादर देन एक सोल एंगेजमेंट वेस्ट के साथ हो। और ये ना सिर्फ ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, दीगर और ममालिक के लिए अब ये चीजें वाजे हो चुकी हैं। अच्छा, शाज़िया साहिबा ये बताइएगा कि चीन प्रोएक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले करता? पाकिस्तान जैसा मुल्क, ठीक है हम मुतासर हो रहे हैं लेकिन हम पर दोनों मालिक ने ट्रस्ट भी किया, हम आगे आज भी हम अपनी जगह पर खड़े हैं कि अच्छा कोई दोनों तरफ से पेशरफ हम तो तैयार हैं। ईरान के अब्बास अरागची वजीर खारजा भारत दौरे पर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी फेल नहीं हुई, हमें अमेरिका पर उतना ट्रस्ट नहीं है। लेकिन चीन कोई बात इस तरह नहीं करता या बीच में नहीं आता। अभी ताइवान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां जाकर कोई ऐसी बात नहीं की, सवाल भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चीन का एक रीजनल रोल या एक ईरान के हवाले से हो सकता है, या अमेरिका ने शुरू में बड़ी पाबंदियां लगाई थी चीन पर, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए ताल्लुकात के ट्रंप ही हैं 2017 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि वही एक सदर हैं जो चीन के दौरे पर भी गए हैं। लेकिन चीन ऐसे लगता है कि इस तरह के मामलात में बराह रास्त इन्वॉल्व ही नहीं होता, जो मर्जी हो जाए। देखिए, चीन जिस बुनियाद के ऊपर फ्यूचर का विजन दे रहा है, अगर हम वो समझ लें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम ही ना रहे। हम असल में विक्टिम है पुराने सिस्टम के, जिसको मैं पुराना कहती हूँ, अभी वो गया नहीं है, अभी है हमारे सर पे। तो चाइना जो है वो हर वो चीज अपने विजन के अंदर ऐड कर रहा है जो कि ब्रॉडर वेस्ट जो है वो करता रहा है। जैसे कि जीरो सम सिक्योरिटी है, जैसे कि सिविलाइजेशन है, उनकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है दुनिया के हर कोने में, उनकी ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी है जिसको हर दुनिया की जगह पे होना है। चाइना ने जो अपना 2050 का विजन दिया है और जिसको वो बार बार रिट्रेट भी करते हैं, ना उसको वेस्टर्न मीडिया पिक करता है, ना हम जो है उससे ज्यादा हमारी फेमिलियराइजेशन होती है। वो ये कहते हैं हमारी सिक्योरिटी है इंडिविजिबल, मेरी सिक्योरिटी आपकी कॉस्ट पे नहीं है। हम एक नया सिविलाइजेशन इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, कोई मुल्क कैसे गवर्न हो रहा है, उसकी गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये हमारा इशू ही नहीं है। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात नहीं करने देंगे। और नॉन इंटरवेंशनिस्ट हमारी पॉलिसी है, हम इंटरवीन नहीं करेंगे इंटरनल प्रॉब्लम्स में। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ जब हमारा दिल हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ओहो अमेरिका चला गया, एक तो ये भी एक फॉलिसिटी है, मतलब क्यों चला गया, कहाँ चला गया, रहना तो उसने यही है। अगर वो एज अ हेजमॉन कहीं पे साइड पे हो गया तो फिर दूसरा हेजमॉन कौन होगा? जैसे हमारी फोक विजडम में गांव का एक चौधरी नहीं है तो दूसरा चौधरी कहां से आएगा? बगैर चौधरी के हम कमीन रहेंगे कैसे? हमें रेगुलेट कौन करेगा? सही। इस साइकोलॉजी से हम सोचते हैं, तो फिर हम चाइना से ये तवक्को करते हैं, चाइना से ये डिमांड करते हैं कि वो भी इसी तरह बेलाकोस्ट किस्म की हाइपर मैस्कुलिन स्टेटमेंट दे रहा हो। वो आगे से आपसे पेश आते हैं 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स वाली पेशेंस के साथ, और वो आपने इस दफा इस ट्रिप पे देख भी ली। रेड कारपेट भी था, एक लेविश किस्म का जो है वो बैंक्वेट भी था, लंच भी लेविश है, डिनर भी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हम जैसे एनालिस्ट जो डॉट कनेक्ट करने पे लगे हुए होते हैं सुबह से शाम, तो वहां हो क्या रहा है? वहां ये हो रहा है कि 16 से ज्यादा जो है वहां पे बिजनेस टाइकून पहुंचे हुए हैं, और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वहां पे ईरान का मसला हल हो जाएगा। ईरान का मसला चाइना हल करेगा, जबकि मैं 1000 दफा ये कह चुकी हूँ कि ईरान एक वीकेंड वॉर थी और उसके बाद चाइना को कंटेन करना था, और स्टेट ऑफ हुर्मुज टेक्निकली है ही चाइना की कंटेनमेंट का एक ब्रॉडर प्रोजेक्ट। तो उसमें चाइना बेवकूफ है, उसको नहीं पता है कि हमने किस तरीके से जो है इनको लेके चलना है। उन्होंने अच्छा खाना खिला दिया, एम्परर जो है वो खुश होता है, बाजे उसके सामने बजाए जाते हैं, बाजे बजा दिए, सल्यूट कर दिए। लेकिन वो 16 बंदे जो हैं बैठकर, जो उनके सिलिकॉन वैली के या उनके टेक जायंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बैठकर वहां पे कारोबार की, धंधे की बातें करते रहे, और यही दोनों का आपस में रिश्ता है। जहां तक ईरान का मसला है, मेरी ख्वाहिश थी या मैं सोच ये रही थी कि हो सकता है कि चाइनीज थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करे कि हम आपको एक डिसेंट ऑफ रैंप दे रहे हैं, जो उनका मीडिया, उनके थिंक टैंक बता भी रहे हैं कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट का जो JCPO
2.0 टाइप की कोई चीज दे देते हैं आपको, जिसपे ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर स्टैंड जरूर लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो 0% इनरिचमेंट पे भी राजी थे। और साथ में ये कि स्टेट ऑफ हुर्मुज का भी क्रेडिट आप ले जाइए, एक JCPOA 2.0 ले जाइए, एक स्टेट ऑफ हुर्मुज का क्रेडिट इस तरह ले जाइए कि जी हमने ईरान को साइडलाइन कर दिया, वहां तो सो एंड सो कंट्री हमने नॉमिनेट किए, वो उसको संभाल रहे। लेकिन ऐसी भी कोई बात अभी तक लीक नहीं हुई। सिक्योरिटी और जो मीडिया की जो बीच है वो इतना टाइट था वहां पे कि कोई बात सामने नहीं है। बात यही सामने आई कि वहां पे अमेरिकन डेलीगेशन है, और अमेरिकन डेलीगेशन बड़ा हौश पौश, बहुत इल प्लान का है उस किस्म का था। यही आपको अलास्का में भी दिखाई दिया पुतिन के साथ। पुतिन पहुंचे हुए थे वहां पे सिक्योरिटी के बंदे लेके, स्ट्रेटेजी के बंदे, अपने डिप्लोमेट टॉप लेके, सीरियस तरीन बंदे जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं डिप्लोमेसी में, और वहां पे आगे से कौन आए हुए थे? पीटर टील जैसे लोग और एलॉन मस्क जैसे लोग। तो यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ तो फिर चाइनीज ने आगे से, अब देखिए आगे पुतिन का विजिट है चाइना का, आप देखिएगा, आप दोनों का फर्क देखिएगा, जहां पे सीरियस बात होनी होती, यहाँ पे बात ही ये होनी थी कि एक रूटीन का ट्रिप है, और चाइनीज अपने आप को बहुत बेहतरीन होस्ट कहते हैं। इससे पहले उज्बेकिस्तान के प्रीमियर का विजिट जो है वहां से उसके साथ वो कोइंसाइड किया, उनका भी रेड कारपेट था। तो ये सारी चीजें जो है, चाइना वहां पे बिल्कुल ये कोई गारंटी देने के लिए या ईरान का मसला हल करने के लिए नहीं बैठा हुआ था। ईरान का मसला इस्लामाबाद में हल होता है, और इस्लामाबाद जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एलाइज एंड फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, आजरबाईजान, सेंट्रल एशिया के बाकी कंट्री, हम अपना कोई इंडिजिनस प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी जो है उसकी ऐसी बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी को हम ऐसा करेंगे कि जिसमें वेस्ट या हमारे साथ रिकैलिब्रेट करेगा या फिर हमारे साथ इंटीग्रेट करेगा, वरना वो इररिलेवेंट हमारे लिए इन सेंस हो जाएगा कि अपना आप देखिए। बाकी चाइनीज प्रीमियर ने बहुत बेहतरीन बातें की, सोडियस के ट्रैप की बात की। मैं तो हमेशा ही समझती हूँ कि ये गलत जो है वो एसोसिएट किया हुआ है, जिसके साथ भी किया हुआ है, ये खुद एक पॉलिसिटी है उसने। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऐसा हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए कि एक एम्पायर जो है वो अगर जा रही है तो अगली एम्पायर को या तो वो नुकसान पहुंचाएगी, तो दोनों एम्पायर एक दूसरे से कोलाइड कर जाए। तो उसका जो टोटल सम है वो ये कि हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल वैसी ही लॉजिकल थी जैसी कि हमारी यहाँ पे इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही थी उसके बाद थी कि कोई 100 साल सेटलमेंट हो जाएगा। तो नहीं है, रियलिस्टिक बुनियादों पे ये रूटीन के विजिट होते हैं। बिजनेस की बहुत बात हुई होगी, लेकिन चाइना को पता है कि मैं पीयर कंपेटिटर हूँ, राइवल हूँ, और सारी की सारी जंगें जो है, आप देखिए लास्ट पॉइंट में ये बताऊंगी कि इंडोनेशिया को उकसाया जा रहा है, स्टेट ऑफ मलाका को बंद कर दो, वहां पे टॉल लीवी लगा दो। साहिल के अंदर फिर से घमसान की आग लगा दी है, नाइजर में, माली में, बर्किना फासो में, और जो मिलिटेंट है वो वेस्टर्न बैक्ड है, और इंटरेस्ट किसके वहां पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं? चाइना के। और उनसे लड़ कौन रहा है? वैगनर। और वैगनर किसकी फौज है? रूस की। तो उनकी जो पैरेलल फोर्सेस है। तो ये जब हम ये सारी बातें आपस में देखते हैं तो फिर हमारी, मैं उतनी ऑप्टिमिस्ट नहीं हो सकती जितना हमारा मीडिया इन जनरल होया हुआ होता है कि जी इधर ट्रंप ने लैंड किया, उधर चाइना ने कहना है कि ईरान तुम बंदे के बच्चे बन जाओ, और बस जी हम सुलह करके, और अब आप देखेंगे ये कोई सेरेमनी हो रही है जिसमें इनका कोई हाथ मिला रहे हैं। ऐसा नहीं होता, और आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। सीख रहे हैं जी। अच्छा, यही बात आंजा, आपका तो पहला जुमला ये था कि ये जो अगर सोचा जाता है बस वो होगा और फौरी तौर पर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर हल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि चीनी सदर ने आपने हुर्मुज खोलने में मदद की पेशकश की है, तो ये फिर किस तरह की मदद है कि आप लोग खुद ही कुछ सॉल्व कर लें? उस मदद में फिर और क्या है? जबकि वो कहते हैं ना दोनों ने बंदूकें उसी तरह थामी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जेर जमीन से कुछ मिसाइल निकाले हैं, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी हम तो जाने दे देंगे और मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, खून के आखिरी कतरे तक ईरान की सालमियत और आजादी का दिफा करेंगे। तो वो गन्स जो है दोनों ने एक दूसरे की तरफ की हुई है, बस शुक्र यह है कि उस तरह चल नहीं रही जो हम चलती देख रहे थे। तो फिर यहाँ पर जी प्लीज आंजा। देखिए आप ना ये समझे कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव से ना देयर इज आल्सो ग्रोइंग रिकॉग्निशन कि अगर प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी रहेगी मशरिक वुस्ता में, वो अल्टीमेटली चाइना को ही बेनिफिट करते हैं। मैडम ने भी अभी बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए इसी हवाले से। अब देखिए कंटिन्यूअस अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, उससे वेस्टर्न इकोनॉमिक रिकवरी ही वीकन होती है। और जितनी भी अगर ये डाइवर्ट करता है यूएस मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को इस इंडो पैसिफिक थिएटर से, तो वॉशिंगटन ऑलरेडी एक अपने आप को प्राइमरी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे देख रहा है।
सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस के विद इन जो यूएस अभी स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके हक में है और वो अभी प्रेफर भी करेंगे कि कंट्रोल्ड डी एस्केलेशन, एक मैनेज कॉन्फ्लिक्ट हो ईरान के साथ इंस्टेड ऑफ कि अगर ओपन एंडेड कोई भी कन्फ्रंटेशन चले। तो इस बात पे तो हम मतलब कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ईरान ऑन दी अदर हैंड उसका यही बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि देखिए उनके लिए तो जियो पॉलिटिक्स अब ग्रेजुअली उन्हीं के फेवर में शिफ्ट हो रहे हैं। आप ये देखिए कि बार बार तेहरान जितनी भी कैलकुलेशन करता है ग्लोबल ऑर्डर की, वो तो मूव अवे कर रहा है। जितनी भी यूनिपोलर अमेरिकन अगर डोमिनेंस थी, तो वो अब टुवर्ड्स हम एक फ्रेगमेंटेड पावर मल्टीपोलर सिस्टम जहां पे सैंक्शंस लेस इफेक्टिव है और रीजनल पावर्स जो हैं या मिडिल पावर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान, वो मतलब बहुत ज्यादा उनकी पावर में इजाफा हो रहा है, ग्रेटर उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल रही है। अब ईरान की जो ग्रोइंग इंटीग्रेशन है विद चाइना, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स भी हैं और डीपनिंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन विद रशिया वो भी उनके पास है। अब उससे डेफिनेटली परसेप्शन तो स्ट्रेंथन हो जाती है ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अच्छा, एक और क्रिटिकल फैक्टर जो है इसमें आप ये देखें कि अभी किसी भी किस्म के पीस डील या वो जो बंदूकें दोनों ने उसी तरह रखी हुई है एक्सेट्रा जो आपने बात की, उसके अंदर एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर जो है ना वो जो डाइवर्जेंस बिटवीन अमेरिकन और इजरायली स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज जो है। इजराइल अभी भी ईरान को उसी लेंस से, उसी सिक्योरिटी लेंस से देख रहा है जहां उसको एक लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट चाहिए इरानियन रीजनल इन्फ्लुएंस की, पर्टिकुलरली जो प्रॉक्सी से आउट होती है, हिजबुल्लाह है और सीरिया है, उनकी मिसाइल केपेबिलिटीज है, दीगर एसिमेट्रिक वॉरफेयर के, रेड सी में हुतीज ने खुले खुले मैसेजेस अभी दिए हैं। सो डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ जो अमेरिकन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी भी प्रायोरिटी उनकी हम देखेंगे कि वो रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पे करें या वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पे करें, इकोनॉमिक प्रिडिक्टेबिलिटी के नाम पे करें या कोई भी अपनी मैक्सिमलिस्ट कॉन्फ्रंटेशन को अलाइन कर लें विद इजराइल। बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो टेंशन विद इन द वेस्टर्न अलायंस स्ट्रक्चर है ये ईरान किस तरह मैनेज करेगा। और इसके अंदर दूसरा एक रोल आता है जो आपके गल्फ स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और यूएई, जो कि ऑलरेडी जिन्होंने हमने देखा अपनी स्ट्रेटजीज को रिकैलिब्रेट कर लिया है आफ्टर इयर्स ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। सो इवन दो वो कॉशियस है ईरान के जो भी रीजनल एम्बिशंस है, एक साइमल्टेनियसली वो एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का रीजनल कॉन्फ्रंटेशन जो है उससे कितने ज्यादा उनके इकोनॉमिक प्लान्स थ्रेटन होते हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना रुक जाती है, इंटरनल कोई भी मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा और जैसे विजन 2030 है सऊदी अरेबिया के, वो कितना बड़ा उस पर बैकलॉग हुआ है जब से आपके जो पोर्ट्स बंद हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी हम देखें यम्बू पोर्ट के ऊपर भी या रियाद के जो दीगर पोर्ट्स हैं उसके अंदर भी सऊदीया में, सो वो पूरी की पूरी जो ट्रैफिक है, जबल अली रुका हुआ है पूरा दुबई के अंदर। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा इसमें क्रिटिकल फैक्टर है कि गल्फ डिप्लोमेसी जो है ना जी वो उसको कहीं ना कहीं मैनेज्ड कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सही, एक परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट एस्केलेशन मेरी नजर में ये अभी पॉसिबल नहीं है। हाउएवर इस जिस तरह से चीजें इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, पाकिस्तान का जो रोल है ना वो मुझे अभी नजर आ रहा है कि और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट होता जाएगा। पाकिस्तान की एक अपनी जियोपॉलिटिकल स्पेस है, हमने देखा। ठीक है डॉक्टर शाजी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खलीजी ममालिक की बात हो रही है इसमें भी बड़े मुख्तलिफ हम देखते हैं पहलू हैं। एक तरफ यूएई की सोच अलग नजर आती है, सऊदी अरब की सोच अलग नजर आती है। कई दफा खबर आई कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने रोक दिया अटैक से ट्रंप को कि मत जाएं, फोन पर बात हुई, फिर कहा नहीं कुछ और बात थी। ये चीजें भी आती रहती है, लेकिन 3000 से 5000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी अमेरिका में, उसको तो यकीनन धचका लगा है। तो खलीजी ममालिक किस तरफ खड़े हैं? वो तो नहीं चाहेंगे कि जंग हो, क्योंकि उससे तो उनको नुकसान हो रहा है, मगर कई दफा खबर आती है वो कहते हैं नहीं ठीक है आप जंग कंटिन्यू करते हैं, एक दफा ये ईरान का कोई मसले का कुछ हल निकालने, वरना तो ईरान डोमिनेट कर जाएगा। तो खलीजी ममालिक कहां खड़े? अब ये खबरें जो आती होंगी ये ज्यादातर एक्सियोस से आती हैं और या फिर सीबीएस से। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग वेस्टर्न मीडिया जो है ना जरूर फॉलो किया करो, जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि क्या खबर नहीं है। अच्छा। और खबर को ढूंढना है, तो उससे आपको ये जरूर पता चल जाता है कि अब आपने जाना कहाँ है और ये अब पैंतरा बदल क्या रहे हैं। तो जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई कर चुका है, इकोनॉमी में भी और मिलिट्री में भी। मिलिट्री हार्डवेयर से मेरी मुराद चाइना और रशिया की तरफ
लेकिन अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को फिलहाल हम ये नहीं कह सकते हैं, ना ही हम इस खुशफहमी का शिकार हो सकते हैं कि वो जी इतना कमजोर हो चुका है कि आप उसको आंखें दिखा सकते हैं या आप उसे कह सकते हैं कि आराम से बैठ जाओ। आपको कहीं ना कहीं उसको थपकी देकर रखना ही है, और उसमें उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अगर आप थोड़ा सा उसको अगर आप उसकी ब्लड लाइन जो है उसको आप जारी रखें तो आप पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता, तो उनको आपने हुक में रखना होता है। तो सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज माइनस बहरीन और यूएई, बाकी सारे कंट्रीज उन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं, कोई जंग नहीं चाह रहा है, सब चाहते हैं, और सब चाहते हैं ईरान के साथ हमारा अगर कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं भी हो सकता तो कोई हमारा फंक्शनल रिलेशन बन जाए, क्योंकि इनकी राइवलरीज जो है ये इंपीरियल भी है और ये हिस्टोरिकली आप देखें तो लिंग्विस्टिक और एथनिक और रेशियल भी हैं। तो ये इतनी वो नहीं है, वरना ये ना होता कि जी किसी अरबी को अजमी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। अरबी और अजमी के दरमियान जो एक प्रॉब्लम है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये सेंचुरीज इनमें। तो आज कोई कहे कि जी आप एक दूसरे से भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फंक्शनल रिलेशन बनाने पे हर कोई जो है वो तैयार है। लिंचपिन बीच में यूएई बन गया, वो डिप्लोमेटिकली बहुत आइसोलेट हो जाएगा। और बहरीन जो है उसका तो खैर क्या ही कहना कि एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है जिसके ऊपर सुन्नी हुकूमत है, और ये इजराइल के जो क्लब में चले गए हैं, ये वैसे ही इनका एक बहुत ही एक डायर किस्म का डिप्लोमेटिक मूव है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज इनको भुगतने पड़ेंगे। इस मुसलमान दुनिया में कम नहीं है, और जो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, जो आम आदमी की जो रिजेंटमेंट होती है, वो बहुत नुकसान देती है, स्टेट्स को भी देती है, चाहे आपका कंट्रोल कितना ही क्यों ना हो। तो इस पूरी सूरत हाल में गल्फ के अंदर जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, और उनको सिर्फ अगर ये गारंटी दे दी जाए कि ईरान एक ऐसा हवा जिसके लिए उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही थी और एक सिक्योरिटी रैकेट चल रहा था, अब वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं रहा, वो सिक्योरिटी खुद आपकी इंश्योर करेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाले देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये तमाशा और देख के देखते हैं। अभी एक्सपोज ये इतना नहीं हुआ। मैं अपनी तमाम तर सिनिसिज्म के साथ हमेशा ये कहती हूँ कि चाइना और रशिया चाहते तो गजा का जेनोसाइड रोक सकते थे, खास तौर पे चाइना, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि हम जैसे ही होते जो शायद फिर ये कहते कि नहीं वेस्टर्न सिस्टम या ब्रेटन वुड सिस्टम इतना भी नहीं था खराब, यानी उनकी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी इतनी भी जो है वो सब्जेक्टिव और कंप्रोमाइज नहीं है और इतनी भी रिलेटिव नहीं है। देख लिया ना आंखों से, 24/7 HD कैमरास पे देख लिया, तो शायद वो यही दिखाना चाहते हो। यही रुथलेस जो है वो आर्टफुल पॉलिटिक्स है, इसी को कहते हैं जी, ये पॉलिटिक्स है जो जिसका कोई हार्ट एंड सोल नहीं होता। तो इसमें अगर आप गल्फ से बाहर वेस्ट की तरफ निकले और अमेरिका को आप अंदर से देखें, तो अमेरिका अगर अभी हम ये नहीं पार्स कर पा रहे हैं तो चंद महीनों में कर लेंगे कि अमेरिका के अंदर जो फंक्शनल पिलर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसकी वजह से हमें इतना हैफेजेड और इतना पैनिक नजर आता है उनकी एस्टेब्लिशमेंट में। समझ नहीं आती कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बात करेगा, किससे हमने क्या बात करनी है, किस चीज के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये अगर मैडमैन थ्योरी का एक एग्जीबिशन है, तो इसके साथ साथ इसके पीछे रियलिटी भी है। सही। आज कल की बात है, तुलसी गैबर्ट के ऑफिस पे छापा पड़ा है। अब एक एजेंसी है, उसकी वो डायरेक्टर है, और उसी की एजेंसी ने उसके अपने ही दफ्तर पे जो है वो छापा मार के कुछ वहां से फाइलें उठाई हैं। तो आप अंदाजा कर ले कि वहां पे क्या हो क्या रहा है। थॉमस मैसी जो है वो 90% उसका जो है वो पॉपुलैरिटी पोल था, इलेक्शन होता है वो बंदा हार जाता है, और उसने सिर्फ अपना मैंडेट ये रखा हुआ था कि मैंने एपैक से पैसे नहीं लेने हैं। उसके बाद उससे भी बड़ी एक और चीज है, मतलब धमाका इससे बड़ा क्या हो सकता है कि विक्टोरिया न्यूलैंड जिसने पूरे का पूरा आर्किटेक्ट किया था यूक्रेन का कू जो है, कलर रेवोल्यूशन, और जो अमेरिकन सेंचुरी थिंक टैंक है उसने और उसके हस्बैंड ने बनाया था, और मैं उसके हस्बैंड का नाम हमेशा एस्केप हो जाता है मेरे से, कोगन है शायद नाम उसका, रॉबर्ट कोगन। उसने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि अमेरिका ईरान की जंग जो है वो हार गया है। अगर हम आम सरफेस लेवल पे देखें तो हम कहेंगे जी अमेरिका में भी अब लोग मान रहे हैं कि ईरान की जंग हम हार गए हैं। उसी तरफ से आप देखें नेतन्याहू इंटरव्यू देता फिर रहा है, पाकिस्तान को अच्छा मीडिएटर नहीं है, नहीं होना चाहिए। लिंजी ग्रैम कहता फिर रहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान को के जहाज अपनी जगह पे रख के हिफाजत कर रहा है तो उसको मीडिएटर। इन चारों चीजों को अगर आप एक हांडी में डाल के भी पकाएं तो बात ये निकलती है कि हेजमॉन अभी भी तैयार नहीं है कि वो इररेलेवेंट हो जाए, और अगर उसने इररेलेवेंट नहीं होना तो वो फिर से दोबारा ट्रंप के ऊपर एपेक, ज़ायनिस्ट और नेतन्याहू को मुसल्लत करने वाले हैं कि एक लास्ट अटेम्प्ट करके देख लो।
अगर कोगन और 21st सेंचुरी और अमेरिकन सेंचुरी वाले लोग जो कि स्टॉन्च ग्लोबलिस्ट हैं और न्योकॉन्स हैं और अब मरने के करीब है, उम्रें उनकी 80 प्लस के करीब हो चुकी हुई है, अगर वो अभी आप उनसे ये उम्मीद कर लें कि वो मल्टीपोलैरिटी को मान लेने वाले हैं और अपनी हेजमनी को कंप्रोमाइज करेंगे जिन्होंने जिंदगियां लगाएंगी, वो अब ये इंतजार दे रहे हैं कि ये सारी बातचीत गुफ्तगू इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ईरान के ऊपर एक हैवी बम्बार्डमेंट करो, जो कि ट्रंप 2 दफा कह भी चुके हैं, और कोई नतीजा निकालो और इतनी ह्यूमिलिएशन से वहां से बाहर मत निकलो। अब ये प्रेशर ट्रंप पे अपनी पार्टी के अलावा बाहर से आने वाला है, और बाहर से मुराद है अब ये आएगा CNN की तरफ से, अब ये आएगा आपको उनके जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, अब आपको आएगा ये BBC की तरफ से, अब फॉक्स न्यूज और इनकी आपस में लड़ाई होती हुई आपको दिखाई देगी, और ये न्योकॉन्स और न्यो लिप्स आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि ईरान की जंग बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है और इस शिकस्त को पता है कैसे बदलना है। और अब हम फिर देख रहे हैं कि जी इसमें चाइना क्या करे। अब जिसको डिसाइफर करते हुए हमारे जो है वो बाल उड़ गए हैं, तो चाइना तो फिर जो है वो अपनी अकल को सामने रख के बैठा हुआ है, वो बहुत ध्यान से उनका मतलब उनसे बात करो, चाइनीज थिंक टैंक में बात होती है तो वो कहते हैं जी हमारी पॉलिसी ये कि हम जो करते हैं हम ऊंची आवाज में बोलते नहीं है, हम बस करते चले जाते हैं, आप इनको कर लेने दे जो तो ये करना क्या चाह रहे हैं, ये ईरान को डिसफंक्शनल करके, इसराइल को सूद करके प्रैक्टिकली क्या करना चाह रहे हैं कि बात तो ये करते हैं, इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी बताई जी कि जी हमारे अब स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, हम अब बर्डन शेयरिंग की बात करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बर्डन शेयरिंग की बात नहीं। एम्पायर के मुंह को खून लगता है तो ब्रिटिश एम्पायर भी सुकून से वापस नहीं गई थी, वो आउटस्ट्रेच करके जब उसके पास खुद अपना लंदन चलाने का खर्चा नहीं रहा था तो फिर वापस गई थी, और फुट्टे से रखकर जिंदगियां तबाह करके, एक कबीला एक तरफ, एक एथनिसिटी दूसरी तरफ, फुटे रखकर जो है वो ऐसी तबाही और बर्बादी फेर के नेशन स्टेट्स बना के गई थी। अब अमेरिका से अगर हम उम्मीद करें कि भाई अमेरिका आप तसल्ली से वापस चले जाओ, तो नहीं जाने वाला है। अब बस आप देखें, पॉपकॉर्न रख ले, अगर इंसानी जाने ना मर रही हो तो शायद हम पॉपकॉर्न भी रख ले, पर ये कि नुकसान बहुत हो रहा है तो हम इसको ना इस कबूकी थिएटर को, इस फार्स को एंजॉय भी नहीं कर सकते। हमारा अलमिया ये है कि हमने लाशें हमने उठानी है। तो अच्छा, इस पर मुझे चूंकि ब्रेक लेनी है, ये बड़ा अहम पहलू है इसमें। अब जो इस वक्त हम इसको स्टेलमेट कह लें, जहां जो चीजें हैं वही हैं, और इसको अगर हम समझें कि आने वाले दिनों में यही कंटिन्यू करेगा तो फिर इससे कौन कहां पर खड़ा है, यानी कौन ज्यादा नुकसान उठा रहा है, कौन फायदे में है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जब से सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका के दरमियान, हैरानकुन और अफसोसनाक पहलू यह भी है कि इस दौरान में, सीज फायर के दौरान में 657 लोग जाँ बाक हुए हैं लेबनान में। आप अंदाजा लगाइए तो ये किस तरह का सीज फायर है। अब ट्रंप की बात जिस तरह से आंदा साहिबा ने की कि वो दिखाना चाहते हैं कि जी मैं बड़ी चीज हूं और बड़ी तोप चीज हूं, तो उसमें आप ये देखें कि उन्होंने कहा है कि ईरान से जंगबंदी का मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था, पाकिस्तान की दरखास्त पर राजी हुआ। अब आंदा साहिबा कि जो आपने बात की थी वो तो है कि ट्रंप चाहते हैं कि मैं बड़ा दिखूं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, इस एक महीने में जब से सीज फायर है, ईरान ने कुछ मिसाइल वगैरह बना लिए होंगे, लेकिन हमारी ये एक अटैक की मार है। अभी जिस तरह शाजिद चीमा साहबा कह रही थी कि शायद एक प्रेशर बिल्ड होगा और हर तरफ से कहीं ना कहीं ट्रंप को कोई एक बड़ा अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब पोजीशन है, अगर हम ये कहें कि इसी तरह से ही ठीक है अमेरिका पीछे चला गया, अब कोई जंग नहीं हो रही, इस तरह चलता रहे, तो इसमें तो अमेरिका की हार या ट्रंप की खुसूसी तौर पर हार नजर आएगी और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इस चीज के ऊपर ना पहले सब चीज पे बात करते हैं कि ये जो यूएस ईरान का इशू है ना जी, सबसे पहली बात, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है अपकमिंग जो यूएस मिड टर्म इलेक्शंस हैं, बिकॉज अमेरिकन वोटर्स जो है ना वो इंक्रीजिंगली लिंक करते हैं फॉरेन पॉलिसी को उनकी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जो हो रही है एट दी अमेरिकन सॉइल। सो मैडम ने जो बात की कि एक बड़ा कोई शो ऑफ पावर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली तो देखें फॉरेन पॉलिसी का इस तरह मिड टर्म इलेक्शन से एटलीस्ट कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन जो करंट एनवायरनमेंट है, जितनी ऑयल प्राइसेस ये $2 पर बैरल से लेके $4, 4.5 कई स्टेट्स में, तो ये जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है ये, और एक और जो फेयर अब एवरेज अमेरिकन के दिमाग में बैठ गया एक प्रोलॉन्ग मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी भी किस्म के वोटर सेंटिमेंट को। वहां पे ऑलरेडी ये देख लें कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो हैं ट्रंप के, वो एक इलेक्टोरल लायबिलिटी बन गए हैं रिपब्लिकन्स के लिए, स्पेशली अगर ये इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती है। सो एक और जो बड़ी रिस्क है वो यही है कि ईरान के साथ अगर ये कॉन्फ्रंटेशन और लंबी चलती है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाले मामले में, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई अफेक्ट होती है, तो
डेफिनेटली ये कि जो ऑलरेडी हमने देखा एक वोटर बेस और पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके लिए देखें जो बिल्कुल एक बैलेंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। दो कंपीटिंग अभी पॉलिटिकल प्रेशर से वो डील कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी इमेज भी मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर जो कि कन्फ्रंट करने के लिए ईरान को मिलिटरीली तैयार है। अगर आप कुछ चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो प्रीवियस हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर से आई है, उसमें ट्रम्प ने कोई 5-6 मरतबा बोलना पड़ा, वी हैव द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो ये बार बार कहना वो उनके लिए भी जरूरी था और एक नैरेटिव को रिटरेट करना वो जरूरी समझ रहे थे कि लोगों का वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। ऑन दी अदर साइड अगर हम देखते हैं कि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इस तरह की लार्ज स्केल मिलिट्री इंटेंगलमेंट जो है ना जी, ये अमेरिका फर्स्ट जो उनका बयानिया था उसको कंप्लीटली किल करती है, कि जिससे वो ऑलरेडी उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था। सो अभी भी कई ऐसे रिपब्लिकन वोटर्स हैं जो कि डीपली स्केप्टिकल हैं कि इस तरह की कोई भी मशरिक वुस्ता में कोई भी वॉर हो। सो ऑलरेडी हमने देखा है पब्लिक का भी डिस्कम्फर्ट है। इसीलिए जो अभी ट्रम्प का रिसेंट दौरा भी था ना, इससे हम ये भी देख सकते थे कि क्या डोमेस्टिक इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस आ सकती है बियॉन्ड ये जो डिप्लोमेसी है ट्रम्प की। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक और मामला जो मैं कहूंगी कि एक और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो हार्डलाइन रिपब्लिकन्स जो है ना और प्रो इजराइल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इसको डेफिनेटली इंटरप्रेट करेंगी एनी कॉम्प्रोमाइज विद ईरान इज लाइक अ स्ट्रेटेजिक वीकनेस। देयरफॉर ट्रम्प ने ये मेंटेन करना पड़ेगा कि ये जो मिलिट्री के साथ ना जो कंट्रोल डी एस्केलेशन डिप्लोमेटिकली इसको भी बैलेंस करना है। अब अगर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो ये जो मिड टर्म के इलेक्शंस हैं ये इनडायरेक्टली एक रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार कर गए ट्रम्प की ईरान पॉलिसी के ऊपर वर्सेस अमेरिका का जो ग्लोबल वाइड स्प्रेड है। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि क्या कोई प्रोलॉन्ग स्टेलमेट सिचुएशन हम देख रहे हैं। देखिए, ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की इस पूरे सिचुएशन के अंदर कि वो पोकर खेलें, एक पोकर फेस रखें, कभी क्या कोई कौन सा पत्ता फेंकें, कभी कौन सा पत्ता फेंकें, लेकिन वो ये भूल गए बार बार, वो जिस पत्ते को समझ रहे थे कि मेरा हुक्म का इक्का होगा, वो ये भूल गए कि पर्शियंस ही थे जिन्होंने चेस इन्वेंट की है। सो वो जो प्रोलॉन्ग स्टेलमेट जो उन्होंने रेजिस्ट करना 7000 साल से जो एक सिविलाइजेशन रेजिस्ट कर रही थी, आया वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की कॉन्कर करने की इस तरह की एम्बिशंस हो या क्या, तो ये एक खिते के अंदर ही ये जो मेरी जाती राय है, ये टोटल वॉर विदाउट विक्ट्री का मॉडल है, जहां कुछ एक्टर्स तो बेनिफिट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, जो कि एग्जॉशन के जरिए वो एक टैक्टिक यूज कर रहे हैं कि जिस तरह अमेरिकन अफवाज एग्जॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, रिस्ट्रक्चर हो जाए रीजनल ऑर्डर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो मुझे क्लियरली चाइना नजर आ रहा है। देखिए, बीजिंग बेनिफिट करता है वो बिकॉज इट डजंट वांट वॉर नेसेसरीली, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड अगर यूएस इंटेंगलमेंट रहेगी मिडिल ईस्ट में, सो जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक फोकस है ना जी, वो डाइवर्ट हो जाता है इंडो पैसिफिक से। चाइना को इनफ टाइम मिल जाता है कि वो कंसोलिडेट करे अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो अपने ट्रेड कॉरिडोर, स्पेशली सीपैक 2.0 जो अफ्रीकन जिसमें एक पूरा फैक्टर है, सो अपने गल्फ टाइज को भी और डीपन करेगा। सो डेफिनेटली एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर भी वो उभर के आ रहा है। सो डेफिनेटली चाइना का मुझे लगता है कि वो ये एक तो बेनिफिशियरी इस पूरे वॉर का चाइना है। दूसरा जो है रशिया भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी मेरे नजर में है, क्योंकि एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक अगर लेंस से देखूं तो गल्फ के अंदर अगर प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी रहती है और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं, रशियन ऑयल रेवेन्यू की वजह से डिस्पाइट सैंक्शंस का प्रेशर जो है यूक्रेन के अंदर, रशिया बेनिफिट करता है। अच्छा, एट द सेम टाइम अमेरिकन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टेंशन अगर डिवाइड हो जाती है बिटवीन यूरोप और इंडो पैसिफिक और मशरिक वुस्ता के बीच में, सो स्ट्रेटेजिकली मॉस्को बेनिफिट करता है जब भी वॉशिंगटन मतलब इस फोर्स के मल्टीपल जगहों पे एंगेज रहे। अब ईरान भी अपने आप को एक क्लेम करेगा कि स्ट्रेटेजिक सक्सेस उसने सिंपली बाय सर्वाइविंग अचीव की है। सो हिस्टोरिकली अमेरिकन स्ट्रेटेजी जो हमेशा रही है वो ये हमेशा इकोनॉमिक आइसोलेशन विद डेटरेंस प्रेशर की रही है, लेकिन अभी ईरान ने ना सिर्फ विथस्टैंड करके दिखाया सैंक्शंस को, उसने रिजीम स्टेबिलिटी भी रिटेन की। अब खामेनेई साहब के साथ ज्यादा ही हैं जो लीड कर रहे हैं, अभी तक कोई रजा पहलवी नहीं आए। फिर जो एनी इन्फ्लुएंस जो कि वो प्रिजर्व कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, और ऑल्टरनेट इकोनॉमिक रूट्स जो वो ऑलरेडी नेटवर्क डेवलप कर रहा है चाइना और रशिया के साथ। सो डिप्लोमेटिकली भी, रीजनली भी
अगेन अनदर बेनिफिशियरी ईरान। और डेफिनेटली सबसे आखिर में मैं यही कहूंगी कि जो पाकिस्तान है वो डेफिनेटली बेनिफिट करता है डिप्लोमेटिकली इस स्टेलमेट से, बिकॉज वो क्योंकि एज लॉन्ग एज एस्केलेशन नहीं होती फुल ब्लोन एक वॉर के अंदर, सो एक तो पाकिस्तान का रोल एज अ मीडिएटर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट हो गया है। साइमल्टेनियसली वॉशिंगटन, बीजिंग, तेहरान, रियाद, अंकारा सबके साथ बेहतर होगी उनकी डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग। और साथ साथ देखिए अगर ईरान के अंदर पीस होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान अपने आप को डेफिनेटली रिपोजिशन कर रहा है एक बैलेंसिंग मिडिल पावर के तौर पर। अभी तक क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट है कि भारत में बैठकर ये कहना कि पाकिस्तान की सालिसी, पाकिस्तान की मीडिएशन फेल नहीं हुई, और ट्रंप का भी कहना कि जी हम तो पाकिस्तान के कहने पर ये कर रहे हैं, जो जिससे रुका। और ये पहले भी खबर आई कि कुछ ऐसी शख्सियात इनको शायद इसराइल निशाना बनाना चाह रहा था और फिर पाकिस्तान ने कहा और अमेरिका भी बीच में आया। आखिर में डॉक्टर शाजिया साहिबा ये फरमाइएगा कि जो इंटरनल प्रेशर अमेरिका में है ट्रंप पर, उसका क्या होगा अब? क्योंकि अमेरिका में ईरान जंग खत्म करने की कोशिश नाकाम इसलिए हुई कि 212 दोनों तरफ से, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की तरफ से 212 वोट आ गए। ये कब तक इस तरह से रहेगा? क्योंकि हो सकता है डेमोक्रेट्स के वोट ज्यादा या रिपब्लिकन्स उस तरफ आ जाएं और फिर वोट्स बढ़ जाएं आने वाले दिनों में, और ट्रंप के लिए ज्यादा मुश्किल हो सके। एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, तो 50-50 रही है करारदाद जंग रुकवाने की। ये जो हमारे रीजन की सिचुएशन है, ये तो बहरहाल इसका आउटकम जो है वो तो डिसाइड होगा कि पहले वाले जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं, तो किसी ना किसी हद तक आप उसे ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो क्या करेगा ये 100% डिपेंड करता है उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, या ट्रंप क्या करेंगे ये 100% जो है वो तय करेगा उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या डिक्टेट करती है। और उनका जो है पूरी सेनेट जो है, अगर वो पेरोल पे है, अलेजिडली कहा जाता है, या कॉन्स्पिरेसी है, हमें नहीं पता, हम कौन सा उनके पे चेक देख रहे होते हैं। अगर वो एपेक के पेरोल पे है और वो इतने ही कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर ट्रंप का डिसीजन जो है वो ये होगा कि अगर उन्होंने इम्पीच नहीं होना तो उनसे इजराइल या एपेक लॉबी, और इजराइल जब हम कहते हैं तो हम उस अपार्टाइड स्टेट की तो बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उन मालदार जायनिस्ट और उन जो है वो इजराइल के जो खैरखा हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, जो कि बैंकिंग से लेकर फाइनेंस तक, टेक सोसाइटी, हर चीज वो संभाल के बैठे हुए हैं और उनका बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है। तो वो अगर ये डिक्टेट करेंगे कि आपने अगर इम्पीच नहीं होना तो ये आपने डिसाइड करना है, तो ट्रंप वो डिसाइड करेंगे, इम्पीच तो नहीं होंगे। और अगर उनको कहीं से थोड़ा बहुत भी ये मिलता है कि इजराइल जो है वो थोड़ा सा रेन डाउन किसी तरह हो जाता है और लोगों को ये लगता है कि ये जो वॉर है जिसमें हम हतमी तौर पे ये कह रहे हैं जी कोई यहाँ पे हम ग्रेविटी बॉम्ब्स या कोई स्ट्रेटेजिक जो है टैक्टिकल न्यूक टाइप की कोई चीज जो है, बाकी तो सब ट्राई कर चुके हैं, तो ये करते हैं, तो क्या ईरान जो है वो रिटेलिएशन में इस जंग को मजीद बढ़ा तो नहीं देगा? तो ये कैलकुलेशन में भी बहरहाल शामिल होगा। तो हो सकता है कि फिर जो इजराइल के साथ चलने वाले लोग हैं, उस माइंडसेट के लोग हैं, वो ये समझें कि हमें अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉज देना है। तो दोनों सूरतों में सूरत हाल यही है कि ईरान जो है उसका डिसफंक्शनल होना ही है। सीरिया को करने में 20 साल लग गए, तो ये इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे, और यही हमारे लिए भी एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी उनके एक्शंस क्या होंगे। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो रीडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंचती है, यहाँ पे लोग जो हैं, यहाँ पे नेशन स्टेट जो हैं, वो बहुत हद तक इंडिपेंडेंटली जो है वो बहुत कुछ ऐसा डिसाइड कर रही हैं जिसमें ट्रंप का करना या ना करना इतना मैटर नहीं करने वाला है फ्यूचर में। लेकिन ट्रंप खुद क्या करते हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि अब उन्होंने वहां रहना है और रहना है, तो फिर जायनिस्ट लॉबी और एपेक क्या सोच रहे हैं, क्या वो इसको स्ट्रेटेजिक पॉज देना चाहते हैं, तो फिर ये जंग को रोक कर भी इम्पीच हुए बगैर रह जाएंगे, या वो इस वक्त इसको लास्ट चांस समझते हुए ईरान का कोई हतमी फैसला करना चाहते हैं, तो ट्रंप को वो करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जिसने इस ताकत को रेजिस्ट किया था वो जॉन एफ कैनेडी थे, और हमें पता है कि फिर उनके साथ क्या हुआ। तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो उनके सर के ऊपर तलवार की तरह लटकी हुई है। तो अब लेट्स सी कि इसके बाद जो है वो क्या करते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर साहब भी कह रही हैं, आंसर ने भी कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है असल तो खेल वहां पर है कि कितना वहां पर ट्रंप पर किस तरह का प्रेशर आता है और वो फिर उस तरह के फैसले करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा आपका और नाज़िर साकिब साहिबा आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और चीजों को समझने में बड़ी वाज़ेह क्लैरिटी एक मिल सकी है।
लेकिन पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है, पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है, पाकिस्तान पर दोनों मालिक ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों अपनी पोजीशन होल्ड करके खड़े हैं। अब बात यह है कि ट्रंप पर किस तरफ से कितना प्रेशर आता है, वो उसी तरह का फैसला कर जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।